हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो हम लोग इस चैप्टर के अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करेंगे, जिसमें हम सारे अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से जानेंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तुरंत ही इसका लघु उत्तरीय और साथ ही आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखने को मिलेगा। और क्लास नाइन्थ से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर है, तो आप लोग उसे भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है, कोई समझ में नहीं आता है कोई का आंसर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें कहा गया है वह चीज क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। तो आइए इसको पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बुक है। क्या है? आपके पास एक बुक है। तो आप जब उस बुक को अपने पास रखते हैं, तो किसी भी जगह पे रखते हैं, तो वहां पे कुछ वो अपना साइज का बुक है, उस इतना जगह को वो घेर लेता है, चेक लेता है, और साथ में उसका कुछ वजन भी बुक का होता है। तो आप कहते हैं कि यह क्या है? एक वस्तु है। यानी बुक क्या बन गया? एक वस्तु बन गया। यानी यही वस्तु को हम एक और नाम देते हैं, और जो उसका नाम होता है वो आपका पदार्थ होता है। आपको याद रखना है कि पदार्थ वो होता है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि द्रव्य क्या है। देखिए, द्रव और द्रव्य की यहाँ पे बात किया गया है। आप ध्यान रखेंगे, ये द्रव्य का मतलब होता है तरल पदार्थ। क्या होता है? ये द्रव्य का मतलब होता है तरल पदार्थ, और ये द्रव्य का मतलब होता है वह शुद्धतम पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक या किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसे किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं, वो अपना द्रव्य होता है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में लिखा है हमने, यह पदार्थ का वह रूप है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। और उदाहरण के रूप में आप समझेंगे चीनी को। इसको समझेंगे, चीनी को। यानी चीनी और जल के एक क्या करेंगे? विलयन को तैयार करेंगे। क्या बनाएंगे? विलयन। और इस विलयन को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तब तक गर्म करते रहेंगे रहेंगे जब तक कि पानी पूरा उड़ ना जाए और रवा के रूप में चीनी ना मिल जाए। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अभी से पहले जो चीनी का स्वाद था और ये विलयन के बाद जो चीनी आया है, दोनों का स्वाद सेम ही है। दोनों ठीक एक जैसा ही लग रहा है। वजह से कहते हैं कि चीनी क्या है? एक द्रव्य है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका उत्तर आपको क्या लिखना है थर्ड का, कि क्या चीनी एक द्रव्य है? तो उत्तर में लिखेंगे कि हाँ, चीनी क्या है? एक द्रव्य है, क्योंकि इसे सरल भौतिक विधि से अपने अवयवों में विभक्त नहीं किया जा सकता, या ये नहीं होती। अगला क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। देखिए, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं। एक आपका ठोस, सेकंड द्रव, और उसके बाद क्या होता है? गैस होता है। लेकिन दो और आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका नाम मिलेगा प्लाज्मा, और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन सारे चीजों को ध्यान रखना है। अगर आपसे मुख्य रूप से पूछे तो आप तीन को बताएंगे, ठोस, द्रव, गैस। और सारे पदार्थ की अवस्था की बात करेगा तो आप पांचों अवस्थाओं के बारे में बताएंगे, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये आपके पांच पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। तो अधिकृत स्थान कहने का क्या मतलब है? कि जो वो स्थान को छेकता है या उसको घेरता है। जो स्थान को घेरता है क्या कहा जाता है उस पदार्थ का? इसका उत्तर बन जाएगा आयतन। क्या उसे बोलते हैं? आयतन। अगला क्वेश्चन है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जल की अवस्था। तो जल की अवस्था तीन तरीके से देखने को मिलेगा। एक तो एक तरल के रूप में रहेगा,
फिर उसके बाद एक गैस के रूप में देखने को मिलेगा, और इससे पहले ये ठोस के रूप में देखने को मिलेगा, और ठोस के रूप में अगर हम बात करें ये बर्फ के रूप में देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो ये बर्फ बन जाएगा। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से आगे की ओर बढ़ा करके ले जाएंगे तो ये धीरे धीरे तरल अवस्था में चला जाएगा, और यदि आप 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर देंगे इसकी टेम्परेचर को तो ये फिर गैस के रूप में परिणत हो जाता है या गैस के रूप में बदल जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो देखिए जल 10 डिग्री सेल्सियस पे किस रूप में पाया जाएगा, ये तो द्रव की अवस्था या तरल की अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में कहा गया है कि अंतरा अणुक स्थान से आप क्या समझते हैं। देखिए अंतरा अणुक स्थान को आप एक डायग्राम के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि ये एक क्या है, पदार्थ है, और इसके एक कण है। क्या है, इसके ये कण है, इसके चारों तरफ एक क्या है, ये कण फैले हुए हैं, और इनके बीच कुछ कुछ गैप स्थान है। क्या है, इसके बीच गैप स्थान यानी खाली जगह है। तो यही जो खाली जगह है इसी का नाम दिया जाता है अंतरा अणुक स्थान। क्या नाम दिया जाता है, अंतरा अणुक स्थान। तो आप इस फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि पदार्थों के कणों के बीच का रिक्त स्थान, ये आपका अंतरा अणुक स्थान आता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें कहा गया है कि अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या है। आइए हम लोग जानते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने आपको समझाया था, ठीक है, किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे पदार्थ के कण। क्या मिलेंगे, पदार्थ के कण। अब इन पदार्थ के कणों को परस्पर आपस में बांध करके, जैसे अगर ये ठोस होगा तो सभी कण एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे। ये जो सटने की प्रवृत्ति है या इसको बांध करके एक साथ जो रखने की प्रवृत्ति है, इसी को कहा जाता है अंतरा अणुक आकर्षण बल। तो आप उत्तर में लिख लेंगे कि पदार्थ के कणों को परस्पर बांध कर रखने वाला जो बल होता है उसी को नाम दिया जाता है अंतरा अणुक आकर्षण बल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहा गया है ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है। भाई इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने देखिए यहाँ पे लिखा है कि ठोस पदार्थ में अंतरा अणुक स्थान बहुत न्यून या कम होता है, के कारण उसमें बहाव की प्रवृत्ति पाया जाता है। जैसे ये आपका ठोस है तो ये कण इतने सघन होते हैं, इतने नजदीक नजदीक होते हैं कि आप इसका फ्लो नहीं करा सकते, बहा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके लुढ़काना चाहेंगे तो ये लुढ़क सकता है, लेकिन ये बह। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन 9 का आंसर समझ गए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा है ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का प्रभाव ये पड़ता है, जैसे ही आप किसी ठोस पदार्थ को, जैसे मान लीजिए आप पत्थर को गर्म करते हैं तो पत्थर भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, यानी उसके अंदर क्या हो जाता है, ऊष्मा की वृद्धि हो जाता है। तो ये गर्म करने से ही होता है। तो उत्तर में हमको लिखना है कि ऊष्मा के प्रभाव से ठोस के कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी निश्चित वस्तु गंध के चारों ओर वायु में फैल जाता है। तो देखिए वायु में फैलने की अगर बात करेगा तो आप आंख मूंद करके आंसर क्या लिखेंगे, रन। तो हम लिखेंगे उत्तर में वितरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वो फर्श पर क्यों फैल जाता है। तो आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये फर्श है, क्या है, आपके पास ये फर्श है, और आपने पानी इस जगह पे गिराया और ये पानी चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और बहने की प्रवृत्ति इसलिए पाई जाती है उनके कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं वो कुछ गैप रहते, कुछ खाली रहते हैं। उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि अंतरा अणुक स्थान अधिक और अंतरा अणुक आकर्षण बल कमजोर होने के कारण जो जल है वो कमरे के फर्श पर गिरा देने से वो फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस पर में
इस ताप पर जल का वाष्पन अधिक हो। देखिए समझते हैं कि 10 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस करने का क्या मतलब है कि आपके पास एक पॉट है, एक बर्तन है, एक में दो बर्तन मान के लेके चलिए, दो बर्तन है। एक में आप 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, और एक में 25 डिग्री टेम्परेचर का ताप दे रहे हैं। तो बताइए कि इन दोनों में से इसमें जो जल है वो तेजी से वाष्प के रूप में बनेगा, ये 25 डिग्री सेल्सियस वाला के साथ, क्योंकि यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस ही है और ये 25 डिग्री सेल्सियस है। तो उत्तर बन जाएगा 25 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर आता है 14 में कहा गया है कि किसी द्रव्य के क्वथनांक पर वायु दाब के वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी द्रव के जो क्वथनांक है उस पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर लिखेंगे कि वायु दाब के प्रभाव के कारण क्वथनांक बढ़ता और घटता है। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो वहां पे घटने और बढ़ने की को मिलेगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है। यानी समान, यहाँ पे आप समझेंगे सामान्य दाब की बात किया गया है। सामान्य दाब पर एक पदार्थ का जो क्वथनांक है कमरे के ताप के क्वथनांक से कम है। बताइए कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि कमरे का जो ताप होता है वो 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पे कमरे के ताप से कम करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो कौन सी अवस्था में पाया जाएगा, या तो वो तरल रहेगा या द्रव अवस्था में रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है 16 जिसमें आ गया है कि ठोस के द्रव्यनांक की परिभाषा लिखें। का उत्तर कैसे लिखना है। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है तो उसका द्रव्यनांक कहलाता है। अगर आप इसे डीप समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है। क्या है, आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पहले से पानी भरा जा चुका है और यहाँ पे वायु का दाब क्या हो जाए, अचानक से कम हो जाए या अचानक से बढ़ जाए। क्या ये पानी बहुत जल्द से वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा, तो नहीं होगा। तो ये जो वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा का खपत होता है इसको कहा जाता है ठोस के द्रव्यनांक की परिभाषा। करते हैं आप समझ में। क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तो देखिए जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे बर्फ में बनना या वो जमना शुरू कर देता है। सर हम लिखेंगे कि बर्फ के रूप में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कहा गया है कि गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। तो गैस को आप जब ठंडा करेंगे तो संकुंचन यानी सिकुड़ जाता है और आयतन उसका घट जाता है। और ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो द्रव के कण है या जो द्रव के गुण है, ठीक है, वो गैस के गुण से बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है और इसमें क्या होता है, इसके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो न के बराबर होता है। आप यहाँ पे लिख लेंगे इसका आंसर संकुंचन या अर्थात आयतन घट जाता है। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा। देखिए अमोनिया क्लोराइड को गर्म करेंगे तो ये बिना पिघले ही वाष्प बन जाता है और ये बिना पिघले ही वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है इसका नाम दिया जाता है ऊर्ध्वपातन। तो आप दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए पदार्थ की जो चतुर्थ चतुर्थ अवस्था है इसे प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कहा गया है क्या कारण है कि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं। उत्तर में लिखेंगे कि द्रव में अंतरा अणु का स्थान गैस की तुलना में कम होने के कारण गैस को संपीड़ित किया जा सकता है लेकिन द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है उस गैस का नाम बताएं इसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव रूप में की जाती है। तो देखिए अस्पताल में द्रव के रूप में की जाने वाली जो गैस है
का नाम है ऑक्सीजन गैस, तो शॉर्ट में O2 भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा? देखिए, केल्विन स्केल निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 273.15 में जोड़ देंगे हम 35। अब इसको जोड़ेंगे 35, तो यहाँ पे 35 चला जाएगा, इधर 0 यानी 15 इधर हो जाएगा, 5 3 8, 7 और 3 10, 1 3, यानी हम कहेंगे कि 308.18 केल्विन, ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कहा गया है, सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस है, क्या यह जल शुद्ध है? तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जल का एक नमूना है और वो जो उबलना शुरू करता है वो 102 डिग्री पर शुरू करता है, क्या ये जो जल बना ये शुद्ध है? तो हम कहेंगे कि जी नहीं, बिल्कुल शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी जल का क्वथनांक जो नॉर्मल जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है, और जैसे ही इसमें 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई तो इससे यह पता चलता है कि अंदर गड़बड़ी था, या आप कह सकते हैं अशुद्धि। ठीक है, और अशुद्धि की वजह से या उसके अंदर कुछ मिलावट की वजह से उसका क्वथनांक 102। का उत्तर लिख लेंगे, नहीं, यह जल अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, उबलते हुए जल की तुलना में उबलते हुए जल की तुलना में का भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों करता है ऐसा? तो ऐसा करने का मुख्य रीजन जो है वो आपका गुप्त ऊष्मा है, वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है उसके वजह से ऐसा होता है, क्योंकि जो चीज जल रहा होता है और जो भाप बन रहा है, तो भाप का टेम्परेचर ये जलने के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा यानी अधिक होता है, और इसी की वजह से जो भाप है उससे जलने का जो अनुभूति होता है या उसका जो जलने का अनुभव होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है? उत्तर लिखेंगे, नहीं, क्योंकि जो भी पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है उससे नॉर्मल टेम्परेचर पर भले तरल पदार्थ में या द्रव अवस्था में होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नहीं। अब आते क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है, एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखे जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका उत्तर बन जाएगा अमोनिया क्लोराइड। क्या बन जाएगा? अमोनिया क्लोराइड, क्योंकि अमोनिया क्लोराइड को जैसे ही गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, और जब उसे ठंडा करेंगे तो अमोनिया क्लोराइड में बदल जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, एल्कोहल और ईथर में का वाष्पन तीव्रता से होगा? तो देखिए, एल्कोहल और ईथर की अगर बात करें, यहाँ पे सही उत्तर किसका बन जाएगा? ईथर का बन जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जिसका टेम्परेचर जितना कम होगा, यानी कहने का मतलब अगर कोई चीज 5 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है टेम्परेचर पे, और कोई 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उबल रहा है, तो तीव्रता किसके पास हुआ? 5 डिग्री। और यही चीज यहाँ पे की बात किया गया है। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, और कहीं पे अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन से। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले कंटेंट।